इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदावत्सलय मातृभूमि। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इस बार इंडिपेंडेंस डे परेड पर अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया। स्वीकृति भी आ गई है और वो अब यहाँ पर आने वाले हैं। बोरिस जॉनसन की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अतिथि आ रहे हैं तो उनके विषय में भारत को जानना आवश्यक है। मुझे लगता है कुछ गूढ़ बातें जो शायद हमारे देश में कम लोगों को पता होंगी, उनकी चर्चा हम लोग आज करें। बड़े ध्यान से सुनना होगा। बोरिस जॉनसन के जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब हो गया चर्चिल, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और हिटलर ने उनको नाको चने चबा दिए थे। भारत पर वो उस समय शासन कर रहे थे और चर्चिल, ऐसा कहा गया है कि चर्चिल इस पक्ष में नहीं थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, लेकिन लेबर पार्टी इस पक्ष में थी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेबर पार्टी से मतलब जो आज की अपोजिशन है, यानी कि एटली उस समय आए। ये बड़ी माइन्यूटली से, बड़ी बड़ी चालाकी से भारत के लोग भारत को कहते हैं कि ब्रिटेन ने हमको आजाद किया। ये जानना भी अति आवश्यक है। मैं आपको बताऊं कि जब यूएनओ का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्रिटेन बहुत सारा क्षेत्र लूज कर चुका था और विश्व युद्ध चरम पर था। उस समय तेहरान से सबसे पहले रूस, मॉस्को, फिर तेहरान, फिर ये बैठकें शुरू हुई। इन बैठकों में चर्चा हुई कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध रोकने के साथ साथ आगे क्या हो। तो रशिया, जो उस समय बड़ी भारी भूमिका में था, रशिया में स्टालिन शासन कर रहा था। स्टालिन अड़ गया। स्टालिन ने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के फेलियर होने के कारण लीग ऑफ नेशन था और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमको सफलता देगी, ये आवश्यक नहीं है तब तक जब तक कि उपनिवेशवाद खत्म न कर दिया जाए, इंपीरियलिज्म खत्म न कर दिया जाए। चर्चिल इंपीरियलिज्म खत्म करने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए वार्ता लंबी चलती चली गई। लेकिन उधर यूएस इस बात के लिए सहमत था कि उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। तो रशिया और यूएस एक धुर में बोले कि उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। और उपनिवेशवाद खत्म होने का मतलब है कि ब्रिटेन के द्वारा कब्जा किए गए 56 कंट्री या 57 कंट्री जो भी नाम लिए जाते हैं, उन कंट्रियों को आज़ाद कर देना और ब्रिटेन का तो पूरा भट्टा ही बैठ जाएगा। खासतौर से भारत इस समय आज़ाद हो जाएगा तो ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी, ब्रिटेन का जो एम्पायर पूरे विश्व पर चल रहा था वो भारत की वजह से चल रहा था, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, जिस समय ब्रिटेन ने कब्जा किया उस समय भी भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की टॉप की इकोनॉमी थी। यहां तक कि ब्रिटेन ने जब भारत छोड़ा या उनको छोड़ना पड़ा तो भी भारत की जो वैल्यूएशन है वो ब्रिटेन $1 के बराबर था। यानी कि आज हम 93 गुना, क्योंकि इस समय 93, 94, 95, 90 मान लीजिए, जो भी 80 से 100 के बीच में पाउंड का रेट चल रहा होगा, या डॉलर आज 75, 76 रुपए, 74 रुपए, 73 रुपए कुछ ऐसे चलता रहता है। तो हम ये अगर डॉलर से कंपेयर करें तो 73 गुना नीचे जा चुका है स्वतंत्रता के बाद। हालांकि पिछले 5-6 वर्ष में जहां पर $70 हुआ करता था, वो डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं हुई। देश संभलना शुरू कर दिया है, देश ने खड़ा होना शुरू कर दिया है, इकोनॉमी ने अपने आप को स्टैंड करना शुरू कर दिया है। नहीं तो हर 10 वर्ष में हम $10 डिवैल्यूएशन होता रहा ऑन एन एवरेज, अगर लगाकर देखेंगे तो। लेकिन पिछले 6 वर्षों में केवल $3 का एक लगभग डिवैल्यूएशन हुआ रुपए का। तो हमने वो रोक लगाई है और धीरे धीरे करके, जैसा कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्दी ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वीं बड़ी इकोनॉमी होने वाला है। हालांकि पीछे हो चुका है 5वीं, लेकिन ये कोरोना वायरस के समय पर भारत ने जिस प्रकार से अपने लोगों की सुरक्षा की और अपना खजाना खोला भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, उससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी डिप हुई है। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था कि ब्रिटेन स्थित एक स्ट्रैटेजिकल ग्रुप ने कहा कि
2022 में ब्रिटेन को फिर से हम पीछे छोड़ देंगे और 2025 में पूर्ण रूप से हम पीछे ब्रिटेन को छोड़ चुके होंगे। 2030 में हम संसार की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुके होंगे। इसलिए हमने संभल नहीं पाए, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन ब्रिटेन का पूरा शासन तो भारत से ही चल रहा था, पूरा राज्य संसार का भारत से चल रहा था, इसलिए भारत को छोड़ना ब्रिटेन के लिए इतना आसान नहीं था। चर्चिल जो समय शासन कर रहा था, कंजर्वेटिव पार्टी का था, वो उपनिवेशवाद खत्म करने के पक्ष में था ही नहीं, लेकिन करता क्या, मरता क्या ना करता, मजबूरन जब यूएनओ बना तो ये सहमति बनी कि हम उपनिवेशवाद खत्म करेंगे। उपनिवेशवाद खत्म करने का हम लोग कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, मैं उनको सबको सल्यूट करता हूं जो लोग इसमें आहुति दे रहे थे, उन सभी का अभिनंदन होना चाहिए जो इतनी शक्ति से लगे थे। लेकिन स्वतंत्रता इतनी आसान नहीं होती। हुआ क्या, हुआ ये कि ब्रिटेन ने सबको छोड़ा। लंका को तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मालदीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मॉरिशस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, सबको स्वतंत्र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूएनओ की पॉलिसी थी। इसलिए चर्चिल को दोष देना और एटली को अप्रिशिएट करना यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एटली भी, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो जाए। इसलिए आप ये कहें कि नहीं एटली स्वतंत्रता चाहते थे या स्वतंत्र रखना चाहते थे भारत को, यह भी ठीक बात नहीं है। इसलिए पॉलिटिकली बोरिस एल्सन को ये कहना कि नहीं ये इनकी जो पार्टी है वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हां, अब दूसरी चर्चा इसमें यह है कि बोरिस एल्सन की शादी एक भारतीय महिला से हुई थी। दीप कौर उनका नाम था, दीप कौर की बेटी दीप कौर का विवाह एक अंग्रेज के साथ हो गया था पढ़ाई करते समय, और अंग्रेज के साथ उनका विवाह होने की वजह से जो संतान उत्पत्ति हुई, मरीना व्हीलर, वो उसने अपना नाम इंग्लिश रखा। दोनों जब ब्रिटेन में पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय बोरिस का जॉनसन का संपर्क हुआ और दोनों ने विवाह किया। ये बात रही होगी सन 1993-94 की। 25 वर्ष तक दोनों का विवाह कंटिन्यू रहा। 2019 में उनका डिवोर्स हुआ, 4 बच्चे हैं। 2018 में से पहले तक बोरिस एल्सन जब तक केवल गवर्नर थे या मेयर थे, तब तक वो भारत के बहुत सारे विजिट्स कर चुके थे, क्योंकि उनकी माँ का पूरा परिवार, जैसे उनकी मासी, उनके चाचा, उनकी बड़ी मौसी, छोटी मौसी, खुशवंत सिंह के परिवार में उनकी शादियां हुई थी, और मोस्टली सब सिख ही थे, इसलिए उनके सबके हिंदुस्तान में ही विवाह हुए थे। बोरिस जॉनसन भारत में कई विजिट कर चुके थे अपनी पत्नी के साथ। यहाँ तक कि 2018 में उनकी मुंबई विजिट के दौरान बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो गई हैं और हो रही हैं। 2019 में उन्होंने आपस में डिवोर्स लिया। उसका कारण मेन रहा कि बोरिस एल्सन किसी के साथ लिविंग रिलेशन में थे और अपनी पत्नी को ध्यान नहीं दे रहे थे। बोरिस जब बोर हो गए तो भारतीय महिला से भी उनका डिवोर्स हो गया, उनके 4 बच्चे हैं। इसलिए बोरिस एल्सन 2018 में जब आए तो उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था मुंबई में कि आई एम एन सन इन लॉ ऑफ इंडिया, मैं भारत का दामाद हूं। भारत का दामाद होने के नाते भारत ने उनका बहुत कुछ स्वागत किया, और बोरिस एल्सन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टरों में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका भावनात्मक रूप से संपर्क भारत के साथ रहा, जो भारत को मुझे लगता है कि परिपूर्णता से जानते हैं। भारत में बहुत सारी विजिटें उन्होंने की हैं, पर्सनली उन्होंने बहुत सारी विजिट की हैं। भारत के ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स उन्होंने देखे हुए हैं, भारत में ट्रैवलिंग उन्होंने की हुई है, भारत में बीइंग ए अननोन पर्सन, बीइंग ए हस्बैंड ऑफ मरीना, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर विजिट्स किए, और भारत के जितने भी मोस्टली जो दार्शनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर वो विजिट कर चुके हैं, क्योंकि अपनी पति के साथ जब भी घूमने आए तो बीइंग ए ट्रैवलर आए, बीइंग ए टूरिस्ट आए, और टूरिस्ट होने के नाते उन्होंने भारत का विजिट किया। हाँ, सिखों से उनके विशेष संबंध हैं। सिखों से संबंध का अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे लाभ उठाएंगे, ये मुझे लगता है कि मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए जिस समय बोरिस भारत में आएंगे जॉनसन, उस समय जॉनसन को
भारत में बुलाकर मोदी जी क्या करवाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, और ये जो जिस तरह के मूवमेंट भारत में चल रहे हैं, ये संभव है कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, तथाकथित मूवमेंट चल रहा है, जो किसान टावर तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको कैसे बोरिस जॉनसन के माध्यम से समझाया जाए और कैसे इनको कन्विंस किया जाए, क्या मैसेज दिया जाए, ये मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जानता। हालांकि मोदी जी की बड़ी अच्छी मित्रता भी जॉनसन के साथ है, अब रिलेशन भी है। जब मोदी जी ने मित्रता की होगी, जिस समय वो मेयर थे उस समय मोदी जी के संपर्क उनसे आए थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो भी मोदी जी के संपर्क आए। उसके बाद उन्होंने डिवोर्स लिया 2019 में। और ब्रेक्जिट भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जितना तैयार होगा वो यूएस के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन तैयार होगा वैसे संसार की 4 महाशक्तियों के साथ भारत का सामना होने वाला था। कैसे? पहला सामना यूएस के साथ है, पहला सामना चाइना के साथ है, दूसरा यूएस, तीसरा रशिया और चौथा यूरोपियन यूनियन और पांचवा भारत। ये 5, बाकी तो सब यूएसएसआर जो पहले था वो एक संयुक्त कंट्री था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 कंट्रियों का संयुक्त कंट्री है। चाइना बेईमानी से कई कंट्रियों को हड़प कर बैठा हुआ कंट्री है, लेकिन भारत जो एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है और स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए भारत की ये उपलब्धि मानी जाएगी। यूएस के लिए भी एक चैलेंज यूरोपियन यूनियन के रूप में था, तो ये भारत की उपलब्धि, यूएस की उपलब्धि है, भारत वर्ल्ड के सभी कंट्रियों की उपलब्धि है कि यूरोपियन यूनियन का वो स्वरूप नहीं हो पाया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हुआ था। जब वो यूनाइट हुए तब तो कंडीशनें थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम बाहर जाएंगे तो हम सबको याद होगा कि इब्राहिम लिंकन ने लाखों लोगों को रातों रात मरवा दिया था। कैलिफोर्निया वगैरह में आंदोलन चल रहा था कि हम अलग रहेंगे, लेकिन उस समय इब्राहिम लिंकन जो प्रेसिडेंट उस समय बने थे, उन्होंने बहुत सारी गोलियां चलवाईं और उनको उदारवादी और बड़ा भारी नेता कहा गया। हालांकि उनको अप्रिशिएट इसलिए किया जाता कि अमेरिका को टूटने से रोक लिया। 50 कंट्रियों से मिला हुआ अमेरिका है, जिसने यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक यूनियन बनाई थी उस समय, यूनाइटेड स्टेट। बाद में शक्तियां जब ज़्यादा हो गई तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ गई, और अनलिमिटेड पावर जब उसके पास आ गई तो उसने यूरोपियन यूनियन में जैसे ब्रेक्जिट हुआ, वैसे अगर कोई कंट्री बाहर जाना चाहता था तो लिंकन ने जाने नहीं दिया और उसने गोलियां चलवाकर सारा मामला शांत कर दिया। आज भी सदर्न अमेरिका में इस तरह का आंदोलन चलता ही रहता है। तो ब्रेक्जिट बोरिस जॉनसन के सामने हुआ। भारत के अगर वो दामाद हैं तो ये भारत की उपलब्धि है। हालांकि बोरिस के मंत्रिपरिषद में 3 मिनिस्टर भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। उनमें एक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी के पति भी हैं, जो इस समय बेस्ट व्यक्ति माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि बोरिस जॉनसन को वो भविष्य में सक्सीड करें। मैं रिप्लेस करें ऐसा नहीं कहता, भारत में कोई रिप्लेस नहीं करता, सक्सीड करेंगे प्यार से, प्रेम से। ये संभव है कि भारतीय मूल के वो पहले प्रधानमंत्री वहां बने, किंतु राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। ये उपलब्धि भारत के लिए है। मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन के आने से पहले भारतवासियों को यह पता होना चाहिए था कि 25 वर्ष तक वो दामाद रहे। पिछले वर्ष ही उनका ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन से भी हुआ और अपनी पत्नी से भी हुआ, और भारत के विषय में वो भली भांति परिचित हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के होने के नाते, क्योंकि चर्चिल की पार्टी के हैं और चर्चिल उनके आइडल थे, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी के होने के नाते अब पॉलिटिकली उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति या किसी भी कंट्री का किसी पर कब्जा होता है वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता, एक एक नागरिक उसको छोड़ना नहीं चाहता। इटली की मजबूरी ये थी क्योंकि ऑलरेडी यूएनओ इस बात को स्वीकार कर चुका था। चर्चिल उस समय युद्ध में थे, ऑर्गेनाइजेशन बन ही रही थी, बनने की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए चर्चिल को श्रेय नहीं जाता, श्रेय इटली को जाता है, क्योंकि इटली प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। अगर चर्चिल भी प्राइम मिनिस्टर रहते तो भी भारत को स्वतंत्रता मिलनी ही थी। भारत को ही नहीं मिलनी थी, विश्व के जो बाकी 56 कंट्री ब्रिटेन के कब्जे में थे उन सभी को मिलनी थी। भारत को भी मिली, कोई नया काम नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी असहमत हूँ कि भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों का योगदान नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत ज़्यादा योगदान था।
गांधी जी अग्रणी भूमिका में थे और भारत के स्वतंत्रता सेनानी जितने भी प्रकार के ग्रुप थे वो सभी अग्रणी भूमिका में थे। ब्रिटेन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह अपने मेरे झंडे के ऊपर अपना झंडा बनाता, सिंबॉलिक हेड के रूप में महारानी को हमारे ऊपर बिठाता। इसका योगदान, इसका श्रेय भी उस समय के पॉलिटिशियंस को जाता है जिन्होंने कहा कि महारानी जो है हमारे समतुल्य होगी, हमारे ऊपर नहीं बैठेगी, ब्रिटेन का झंडा हमारे झंडे पर निशान नहीं बनाएगा। ये सारी चीज़ें भी बहुत वैल्यूएबल हैं। हालांकि इटली की पार्टी का एक टू नेशन थ्योरी वही लेकर आए और भारत के दो टुकड़े हुए, इसलिए इटली की पार्टी, लेबर पार्टी को कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि हमारे देश में लोग गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।